Hello everyone, welcome to Education Hub. Hope all of you are having a great day today. पिछली क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के सारे तरीके पढ़ लिए। कौन कौन से तरीके थे वो? सबसे पहला था ग्राफिकल मेथड, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा था हमारा एलिमिनेशन मेथड और चौथा था हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। आज हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को बिना सॉल्व करे हम ये कैसे जान सकते हैं कि उनका सॉल्यूशन किस तरीके का होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की कंडीशंस क्या क्या होती है। कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमारी दो तरीके की होती है, या तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा या फिर उसका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब उन दो इक्वेशंस का हम कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, मतलब ऐसे पॉइंट्स हम निकाल पाएंगे जो x और y की वैल्यू पे उसको सेटिस्फाई कर रहे हो इक्वेशंस को दोनों। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हम इन इक्वेशंस में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो देखते हैं, कंसिस्टेंट में हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी आएगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके के सॉल्यूशन में जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, मतलब दोनों लाइंस सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा केस होता है इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब हमारी जो दो इक्वेशंस होंगी उन दोनों का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो लाइंस कुछ ऐसी आएंगी। पहली इक्वेशन की जो लाइन होगी वो ऐसी होगी। जब हम दूसरी लाइन को प्लॉट करेंगे तो उसकी जो इक्वेशन का ग्राफ जो हम बनाएंगे वो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप करेगा वो इसको। तो इस केस में हमारे पास होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि x और y की जो भी वैल्यूज होंगी वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि दोनों सेम ग्राफ प्रोड्यूस कर रही हैं। फिर जो हमारा दूसरा केस होता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का, ये केस होता है हमारा पैरेलल लाइंस का। हमें इसमें लाइंस जो मिलेंगी वो मिलेंगी दोनों पैरेलल लाइंस। जब हम प्लॉट करेंगे इसके ग्राफ को तो ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम इन्हें इक्वेशंस को देख के ही हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा किस तरीके का सॉल्यूशन आएगा इन इक्वेशंस का। तो देखते हैं, मैंने दो इक्वेशंस ले ली हैं, जनरल इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो जनरल इक्वेशंस हमने ली हैं। हम अगर इसमें x का जो कोएफिशिएंट है a1 और a2, इसका अगर रेशियो निकालते हैं, फिर हम जो y का कोएफिशिएंट है उनका अगर रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 जो रेशियो आया और जो b1 अपॉन b2 रेशियो आया, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, हमारे रेशियोज दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारा दोनों का रेशियो सेम नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर हमने a1 अपॉन a2 रेशियो निकाल लिया, b1 अपॉन b2 रेशियो निकाला, और ऐसे ही कांस्टेंट का हमने रेशियो निकाला c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों रेशियो हमारे सेम आते हैं, यानी केस अगर ये रेशियो तीनों सेम आते हैं तो हम कहते हैं उस केस में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, मतलब इक्वेशंस का ग्राफ जो बनेगा वो ओवरलैपिंग बनेगा। फिर केस आता है हमारा जिसमें हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 जो रेशियो है वो दोनों आपस में तो इक्वल है, लेकिन उनका रेशियो कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं आता है, मतलब c1 अपॉन c2 के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा। तो ये जो केस होगा ये होगा हमारा नो सॉल्यूशंस का। इस केस में जो लाइंस बनेंगी वो बनेंगी पैरेलल लाइंस। तो हम इक्वेशंस को सिर्फ रेशियो निकाल के चेक कर सकते हैं किस तरीके का सॉल्यूशन वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम देखते हैं इन कंडीशंस को कैसे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है ये दोनों इक्वेशंस जो है इनका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो हमें उसके लिए k की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0।
तो इसका जो कांस्टेंट राइट साइड में है उसे हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है दोनों इक्वेशंस में, इसको भी इधर शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और ये वाली इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी k प्लस 1 x प्लस 1 माइनस 2k y माइनस 5k माइनस 4। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई है। अब हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, a1x b1y प्लस c1, ये हमारा हो गया a1, ये हमारा हो गया b1 और ये है हमारा c1। तो कंपेयर करते हैं तो हमारा a1 इक्वल्स टू 2 आता है, b1 इक्वल्स टू हमारा माइनस का 3 आता है और c1 हमारा बनता है माइनस 7। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से a2x प्लस b2y प्लस c2 से इसको कंपेयर करते हैं। तो जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारा बनेगा a2 जो कि है k प्लस 1, जो y का कोएफिशिएंट है वो बनेगा हमारा b2 जो है हमारा 1 माइनस 2k, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो बनेगा c2 दैट इज माइनस 5k माइनस 4। तो अब हमें कंडीशन लगानी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन हमारी क्या होती थी? कंडीशन हमारी ये थी उसकी कि तीनों का रेशियो जो होता था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होता था b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन को हमें अप्लाई करना है। इसमें अब हमें गिवन है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसमें हमें सबकी वैल्यूज रखनी है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की सबकी वैल्यूज में हम पुट करते हैं। तो मैं वैल्यूज यहां पे पुट कर रहा हूं, 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k इक्वल्स टू c1 की वैल्यू है माइनस 7 अपॉन माइनस 5k माइनस 4। तो सबसे पहले ये रेशियो है, तो हम यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन कैंसिल कर सकते हैं, इसे हमने पॉजिटिव कर दिया है। अब हमने जैसे पिछली वीडियो में हमने देख चुके हैं कि इस तरीके की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम किसी भी दो को एक साथ लेते हैं, पहले इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो मैं पहले इस वाले पार्ट को इधर लिख रहा हूं, 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4k इक्वल्स टू माइनस 3k माइनस 3। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। 2 की हमने इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, आगे 2 माइनस 4k माइनस 3 की इसमें मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये होगा माइनस 3k माइनस 3। अब इनको k को एक तरफ करते हैं और नंबर्स को एक तरफ। इस 4k को मैं इधर की तरफ लेके जा रहा हूं, ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा 4k माइनस 3k, और इस 3 को मैं इधर की तरफ लेके आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3। यहां पे बन गया, यहां पे हो गया k इक्वल्स टू 5। k की हमारी वैल्यू आ गई 5। ऐसे अब हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं और फिर से इसे सॉल्व करते हैं। हम लिख रहे हैं माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k इक्वल्स टू 7 अपॉन 5k माइनस 4। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5k माइनस 4 माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा माइनस का 15k और प्लस का 12 इक्वल्स टू ये 1 माइनस 2k इस 7 में मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा बनेगा 7 माइनस 14k। अब हम इनको k को फिर से एक तरफ कर रहे हैं और नंबर्स को एक तरफ। इस 15k को मैं इधर लेके जा रहा हूं, ये हो जाएगा 15k माइनस 14k इक्वल्स टू में यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 7। 12 माइनस 7 हमारा बचता है 5 इक्वल्स टू k। तो यहां से हम देख सकते हैं कि दोनों जगह से हमारी k की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो k की वैल्यू आ जाएगी 5। कभी कभी हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि हम एक पार्ट में से हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं k की, और एक पार्ट में से दो या अलग एक वैल्यू आ सकती है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा आंसर होता है, जो दोनों पार्ट में कॉमन वैल्यू हमारी होगी, हमेशा वो हमारा आंसर होगा। अगर दोनों पार्ट में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है तो हमारा आंसर इसमें नहीं आ पाएगा।
तो अब हम इसका एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है दो इक्वेशंस है, इसका नो सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसके बेसिस पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, इन इक्वेशन में जहां पे k है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, फिर से हमें वही करना है, इसे जनरल फॉर्म में चेंज करना है। x प्लस 2y, ये 5 हमारा इधर आ जाएगा, माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ऐसे ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब नो सॉल्यूशन की हमारी क्या कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो पैरेलल लाइंस का केस था। तो मैं ये कंडीशन लिख देता हूं यहाँ पे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन कंडीशंस में अब हम वैल्यूज डाल रहे हैं। हमारी a1 की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो a1 की वैल्यू है हमारी 1, a2 की वैल्यू है हमारी 3, b1 की वैल्यू यहां से आएगी 2 और b2 की वैल्यू है हमारी k। ऐसे ही कांस्टेंट वाले पार्ट है -5 और -15, तो -5 अपॉन -15, क्योंकि ये रेशियो है तो इसलिए साइन को हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारा 1/3। अगर अब मैं इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करता हूं, एक बार मुझे पहले इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो मैं यहां से निकालता हूं 1/3 इज इक्वल्स टू 2/k, इससे हम k की वैल्यू निकालते हैं तो आती है वो 6। और दूसरे पार्ट में चलते हैं, हमने कहा 2/k इज नॉट इक्वल टू 1/3, तो इससे हमारी k की वैल्यू आती है नॉट इक्वल टू 6। तो ये जो दोनों आंसर्स हैं ये हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये कहता है कि k की वैल्यू 6 है और ये वाला कह रहा है कि k की वैल्यू 6 नहीं होगी। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि k जो भी वेरिएबल है हमारा उसकी वैल्यू 6 हो भी और ना भी, तो ये केस इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे ये इक्वेशन जो है नो सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।